राधे राधे, गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम सब मिलकर 9 दिसंबर का करंट अफेयर पढ़ेंगे। चलिए तो बिना देरी के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ सब ध्यान दीजिए। पहला जो क्वेश्चन है, बोधि दिवस, एक मिनट रुकिए। बोधि दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। 7 दिसंबर, 8 दिसंबर, 9 दिसंबर, 10 दिसंबर। बताइए, बोधि दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका आंसर बताइए। चलिए, इसका जो आंसर है वो है 8 दिसंबर। बोधि दिवस जो है वो 8 दिसंबर को मनाया जाता है। बोधि यानी बौद्ध से संबंधित, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, वो कब मनाया जाता है? 8 दिसंबर को मनाया जाता है। बोधि दिवस हम क्यों मनाते हैं? बोधि दिवस आप सभी जानते होंगे, जो गौतम बुद्ध जी हैं, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं, ठीक है, उनको उनको आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी इस दिन। किस दिन? 8 दिसंबर को। 8 दिसंबर को उनको आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो इसलिए इसी उपलक्ष्य में हम बोधि दिवस मनाते हैं। तो ये बोधि जो है ना, हम बौद्ध बौद्ध बोल रहे हैं, पर जो बोधि है ना वो पाली और संस्कृत का वर्ड है। किस भाषा का है? संस्कृत, संस्कृत और पाली। ठीक है, पाली का शब्द है बोधि, बोधि दिवस। ठीक है, जैसे हम बौद्ध बोल रहे हैं, उसी का ये संस्कृत और पाली का जो शब्द है वो बोधि दिवस मनाते हैं हम। ठीक है, तो जो बौद्ध जी हैं, गौतम बुद्ध जी हैं, उनके जो पिता का नाम था आप सभी शायद जानते होंगे, शुद्धोधन। लिख लीजिए, शुद्धोधन, शुद्धोधन। ठीक है, किसका नाम है ये? पिता का नाम। और माता का नाम क्या है? महामाया। ठीक है, महामाया। और इनका क्या देहांत हो गया था? महामाया, इनकी जो माता जी हैं, उनका देहांत हो गया था। तो इनकी जो बहन है, महामाया की जो बहन है गौतमी, क्या नाम है? गौतमी। मतलब जो बुद्ध जी की क्या हुई? मौसी। इन्होंने पालन पोषण किया, इन्होंने, गौतमी जी ने पालन पोषण किया बुद्ध बुद्ध का। मतलब जो बौद्ध है, जो हम बोलते हैं, इनका क्या बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। जो भगवान बौद्ध हैं, उनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है, क्या नाम था? सिद्धार्थ। तो उन्होंने, जो उनकी मौसी हैं, उन्होंने पालन पोषण किया था, इसलिए उनको गौतमी सिद्धार्थ बोलते हैं, या गौतम बुद्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गौतम बुद्ध। ठीक है, ठीक है, इसी कारण इनको गौतम बुद्ध भी कहा जाता है, गौतमी के कारण। इनकी मौसी ने इनका पालन पोषण किया था, इसलिए इनका नाम भी गौतमी बुद्ध भी इनको कहते हैं। और 8 दिसंबर आपको पता चल गया, ये जो है, इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, 8 दिसंबर को उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था पीपल के वृक्ष के नीचे। चलिए, इनके पिता का नाम आपको पता चल ही गया है, माता यही है। चलिए, अगला क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में 2028 में भारत में COP33 शिखर सम्मेलन की मेजबानी का प्रस्ताव किसने दिया है? ठीक है, दिया है। इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण। बताइए, COP33 की बात चल रही है। सॉरी सॉरी, COP33 शिखर सम्मेलन की बात चल रही है। मेजबानी का प्रस्ताव किसने दिया था? हमने कॉप के बारे में पढ़ा था ना, कॉप के बारे में अभी अभी पढ़ा है। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐसा मिल ही जाता है कि हम पिछला पढ़ के ही आ रहे हैं। तो एक बार अगर कोई चीज़ अच्छी से पढ़ लेना, तो फिर दूसरे क्वेश्चन को पढ़ने में दिक्कत नहीं होती। तो कॉप कॉप सम्मेलन के बारे में हमने पढ़ ही रखा है, कॉप शिखर सम्मेलन के बारे में। चलिए, इसका आंसर बताइए। COP33 के बारे में बात चल रहे हैं, हमने जो पढ़ा था COP28 के बारे में पढ़ा था, हम ये पढ़ रहे हैं अब COP33 के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बताइए, किसने मेजबानी का प्रस्ताव रखा है? नरेंद्र मोदी है, अमित शाह जी हैं, नितिन गडकरी जी है, निर्मला सीतारमण। बताइए, इसका आंसर क्या होना चाहिए? चलिए, इसका जो आंसर है वो है नरेंद्र मोदी। ठीक है, नरेंद्र मोदी। देखिए, 2000, ये जो आपने पढ़ा था ना, हमने ये पढ़ा था COP28, अभी पढ़ा है ना। तो ये किसके उसमें होता है? इसका विषय क्या है? क्यों ये कॉप सम्मेलन किया जाता है? आप सभी को पता है था, जलवायु परिवर्तन के लिए। ठीक है, जलवायु परिवर्तन की जो समस्या है, जलवायु परिवर्तन के लिए, जलवायु परिवर्तन के लिए। ठीक है,
की समस्या के लिए, ठीक है। तो ये कॉप सम्मेलन हम इसलिए करते हैं कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है लगातार, उसको कम करने के लिए, ठीक है। उसकी हम क्या-क्या सभी देश मिलके उसको कम करें, तो उसके लिए एक मंच प्रदान किया जाता है। सभी लोग अपने देश के प्रतिनिधि आते हैं और वहाँ अपनी बात रखते हैं, जलवायु परिवर्तन को कम करने की अनुशंसा होती है वहाँ पर। तो नरेंद्र मोदी जी जो हैं, वो हमारे अभी जो दुबई में ये जो कॉप 28 का जो सम्मेलन हुआ था, शिखर सम्मेलन, हम सभी ने पढ़ा था, वो कहाँ हुआ था? दुबई में हुआ था। ठीक है, आप सभी को याद आ रहा होगा जब मैं बोल रही हूँ तो। ये कहाँ हुआ था? दुबई में हुआ था। तो वहाँ हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं, उन्होंने कहा था, उन्होंने ये बोला है कि हम जो 2028 में अब जो शिखर सम्मेलन होगा कॉप का, वो 2028 में होगा। 2028 में भी ये कॉप 33 होगा। तो इसमें जो है मेज़बानी का प्रस्ताव भारत ने रखा है। मतलब नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम मेज़बानी कर लेंगे। अब फिर आगे उसकी पूरी मंजूरी होगी कि वो करेगा नहीं करेगा। पर हमारी तरफ से एक प्रस्ताव रखा गया है कि मेज़बानी हमारी तरफ से हो सकती है। हम करने के लिए तैयार हैं। अब डिसाइड होगा वो अभी पता नहीं है, पर अभी प्रस्ताव नरेंद्र मोदी जी ने रखा है कि हम मेज़बानी कर सकते हैं 2028 में, ठीक है? तो ये वाली बात है। अब क्या है, आप सभी को पता है कि जलवायु परिवर्तन में क्या-क्या हमने पहले भी बताया था। पर इसमें क्या है, 2000 दुबई में हो गया ना, ये दुबई में जो कंप्लीट हुआ है, उसमें नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हम 45%, ये वाली कॉप 28 में कह दिया था दुबई में कि 45% हम कार्बन उत्सर्जन कम करेंगे। क्या उत्सर्जन कम करेंगे? कार्बन उत्सर्जन कम करेंगे। दुबई में जो बातचीत हुई है, उसमें 45% कार्बन उत्सर्जन कम करने की बात हुई थी। नरेंद्र मोदी के द्वारा ये बात हुई थी कि भारत 45% कार्बन उत्सर्जन कम करेगा और 50%, और क्या, 50% गैर जीवाश्म, ठीक है? 50% गैर जीवाश्म गैर जीवाश्म ईंधन का उपयोग करेगा। गैर जीवाश्म ईंधन का प्रयोग। अब गैर जीवाश्म में क्या होता है? 50%, ठीक है? 50% की बात चल रही है। तो गैर जीवाश्म में क्या होता है? देखो, जीवाश्म में आप सभी जानते होंगे कि पेट्रोलियम हुआ, कुछ गैसें हुई, डीज़ल हुआ, ये सब चीज़ें क्या हो गया? जीवाश्म ईंधन हो गया, जो जीवों से जो सड़े-गले जो बहुत सारे सालों तक गड़े रहते हैं, उनका उपयोग करते हैं। तो क्या होता है ना, वो ही पेट्रोल और डीज़ल का रूप ले लेते हैं, ठीक है? हमको निकालना पड़ता है, उनको बनाना पड़ता है, ठीक है? तो उससे क्या होगा ना, इनका उपयोग जो हम करते हैं, उससे कार्बन उत्सर्जन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो क्या होना है, कहीं न कहीं इसी के कारण कार्बन डाइऑक्साइड और सारी अन्य गैसों के कारण क्या होगा, जलवायु में परिवर्तन अत्यधिक तेज़ी से हो रहा है। तो उसी को कम करना है। तो फिर हम किसको लेके आए? गैर जीवाश्म ईंधन। क्या लेके आए? गैर जीवाश्म ईंधन। गैर जीवाश्म ईंधन का उपयोग मतलब क्या है? जैसे सौर ऊर्जा से हम बिजली बना लेते हैं। मान लो सौर सौर ऊर्जा से हम कुछ भी कर रहे हैं, ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं, उसका वो गैर जीवाश्म ईंधन में आ जाएगा, ठीक है? सौर तापीय आ जाएगा। ये सब चीज़ों का उपयोग करके, पवन चक्की वगैरह, ये सब चीज़ों का उपयोग करके हम ईंधन बनाएँगे, ठीक है? तो इसको हम गैर जीवाश्म में रखेंगे, तो 50% हम इसमें बढ़ोतरी करेंगे, जिससे हम कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड में हम कमी ला सकें, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड कम उत्पन्न हो सके और जलवायु परिवर्तन अत्यधिक तेज़ी से ना हो। ये भारत की तरफ से रखा गया है, ठीक है? कब? ये दुबई में हुई थी, उसकी बातचीत चल रही है। चलिए, और जैसे हम जल से बिजली बना लेते हैं, ठीक है? टरबाइन लगा के, वो सब चीज़ें, वो गैर जीवाश्म ईंधन में आ जाएँगी। उससे जीवाश्म ईंधन का उपयोग करना, ठीक है? चलिए, तो ये अब उन्होंने क्या कहा है, क्या अब आने वाली जो 2028 में होगी, वो हमारी तरफ से मेज़बानी हो सकती है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, भारत की तरफ से। चलिए, ये सब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ डिक्सन टेक्नोलॉजी की नई फैक्ट्री का उद्घाटन किया जाएगा? डिक्सन, ठीक है? डिक्सन टेक्नोलॉजी की फैक्ट्री का उद्घाटन किया जाएगा। इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, वो है नोएडा, आगरा, फिरोजाबाद, इनमें से कोई नहीं। बताइए, इसका आंसर क्या होना चाहिए? डिक्सन टेक्नोलॉजी की बात चल रही है। चलिए, इसका जो आंसर है वो है नोएडा। इसका क्या आंसर है? नोएडा। नोएडा उत्तर प्रदेश में जो है, वो डिक्सन डिक्सन जो कंपनी है, क्या नाम है इसका? डिक्सन। डिक्सन जो टेक्नोलॉजी है, या कंपनी मान लीजिए, कंपनी या टेक्नोलॉजी, वो कहाँ पे करेगी? नोएडा उत्तर प्रदेश में। नोएडा उत्तर प्रदेश में
नई फैक्ट्री का उद्घाटन करेगी। देखिए इसको आप समझ लीजिए कि ये डिक्सन जो है, ये क्या है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को निर्माण करने वाली कंपनी है, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है उसको निर्माण करने वाली कंपनी है। ये किस-किस के साथ अपना निर्माण जो साझेदारी करती है, देखिए जैसे फ़िलिप्स हुआ, उसके साथ पैनासोनिक हुआ, शिओमी हुआ, सैमसंग हुआ, ठीक है? आप कुछ नाम लिख लीजिए, ठीक है? फ़िलिप्स, फ़िलिप्स, पैनासोनिक, पैनासोनिक, शिओमी, सैमसंग, सैमसंग, ये और भी कंपनियाँ हैं 2-3, ठीक है? ये मुख्य-मुख्य है, आप ये एक बार देख लीजिए। इनके लिए जैसे स्मार्टफ़ोन का निर्माण करना, ठीक है? स्मार्टफ़ोन का निर्माण करना, अन्य अन्य इलेक्ट्रॉनिक जो भी डिवाइस हैं उनका निर्माण करना, वॉशिंग मशीन का निर्माण करना, मतलब मैं बता रही हूँ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का निर्माण करना, इनके लिए, इन कंपनियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का निर्माण करना किसका काम है? डिक्सन, डिक्सन टेक्नोलॉजी इनके लिए स्मार्टफ़ोन, जो भी मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो भी आती हैं, वो उनका निर्माण करना, जो भी इसके दायरे में आता है, इन कंपनियों के लिए इसका निर्माण करना। और सबसे ज़्यादा जो करती है, वो अभी जो करेगी, वो सीओ आर्मी के लिए करेगी, ठीक है? सीओ आर्मी के लिए सबसे ज़्यादा स्मार्टफ़ोन का निर्माण करेगी डिक्सन टेक्नोलॉजी, ठीक है? डिक्सन टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा स्मार्टफ़ोन का जो निर्माण कर रही है, वो किस कंपनी के लिए कर रही है? सीओ आर्मी, ठीक है? जो कहाँ पर स्थापित की गई है? नोएडा, उत्तर प्रदेश में। चलिए, हाल ही में 5वां वैश्विक आयुर्वेदिक उत्सव, सॉरी, आयुर्वेद महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा। बताइए, 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका जो आंसर है वो है केरल। 5वां वैश्विक आयुर्वेद जो महोत्सव है, वो केरल में आयोजित हुआ है। देखिए इसका एक उद्देश्य ये है कि जो भी स्वास्थ्य संबंधी जो भी नई चुनौतियाँ आ रही हैं, ठीक है? जो भी दिक्कतें आ रही हैं, उस पर बातचीत करना, ठीक है? उस पर बातचीत करना, और देश-विदेश से जितने भी चिकित्सक हैं, ठीक है? प्रतिनिधि हैं, वहाँ यहाँ पर आके, केरल में आके सबने एक मंच प्रदान किया, ठीक है? और एक-दूसरे के बातचीत हुई, और जहाँ नए शोध निकल के आए, नई अनुशंसाएँ निकल के आई, ठीक है? तो इसके बारे में शोध करना कि जो स्वास्थ्य से संबंधित, चिकित्सा से संबंधी नई-नई चुनौतियाँ आ रही हैं, हम उनको कैसे काट कर सकते हैं उनका, ठीक है? उसका हम कैसे इलाज कर सकते हैं, नई-नई खोजें कर सकते हैं, तो उसके बारे में ये बात हुई। तो कौन-सा था? ये 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव था, जो हमारे कहाँ पे हुआ? केरल में संपन्न हुआ, ठीक है? चलिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने कितने देशों को 5 खाद्य वस्तुओं के निर्यात की अनुमति दी है? ठीक है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, देश पूछा जा रहा है कितने देशों को। तो इसके ऑप्शंस हैं 2, 5, 7, 9। बताइए, कितने देशों को 5 खाद्य वस्तु के लिए निर्यात के लिए मंजूरी दी है? तो देश के बारे में पूछा जा रहा है, बताइए, कौन कितने देश हैं इसमें? ऑप्शन में बताइए, किसी को पता हो तो? चलिए, इसका जो आंसर है वो है 5। 5 देशों को, ठीक है? और 5 खाद्य वस्तु भारत की यहाँ से निर्यात होंगी, ठीक है? 5 देशों को, 5 कोई देश है, उनको हम 5 कोई खाद्य वस्तु है, वो हम भारत की तरफ से निर्यात करेंगे, ठीक है? इसमें क्या-क्या है? देखिए, इसमें देशों के नाम लिख लीजिए आप, देशों के नाम लिखिए। एक तो भूटान है 5 देशों में, हालाँकि इसको कोई याद करने की ऐसी आवश्यकता नहीं, फिर भी देख लीजिए, भूटान, माली, गाम्बिया, गाम्बिया, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, ठीक है? एक कौन-सा था, शायद सोनोवाल क्या था? 1 मिनट ज़रा मैं 1 मिनट देखती हूँ कि तीस चौथा 5वां कौन-सा था? सेनेगल, क्या था? सेनेगल, सेनेगल, ठीक है? सेनेगल, ये क्या है? 5 देश हैं।
इन 5 देशों को हम भारत से कुछ खाद्य वस्तुएं, खाद्य पदार्थ, अनाज जो है वो निर्यात करेंगे भारत की तरफ से। तो कौन कौन से हैं? भूटान है, माली है, गाम्बिया है, गाम्बिया है, इंडोनेशिया है, सेनेगल है। क्या है? सेनेगल। इनको हम खाद्य पदार्थ हम निर्यात करेंगे। क्या क्या? गेहूं, गेहूं का आटा, मैदा, और जो चावल की टुकड़ी होती है ना, जो हम चावल की टुकड़ी बोलते हैं, ठीक है, वो चावल की टुकड़ी निर्यात करेंगे भारत की तरफ से। और सबसे ज्यादा जो टुकड़ी जा रही है भारत की, जो छोटे चावल जा रहे हैं, टूटे हुए चावल जिसको बोलते हैं, तो वो सबसे ज्यादा निर्यात हो रहा है, वो सेनेगल में हो रहा है। ठीक है, 5.5 अरब कुछ ऐसा है, ट्रिलियन मिलियन जो भी है, ठीक है, इतना सारा जा रहा है। ठीक है, मैट्रिक। चलिए, सेनेगल, सेनेगल में जा रहा है सबसे ज्यादा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2023 विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। 27वां, 40वां, 39वां, 51वां। बताइए। 27वां, 40वां, 49वां, 51वां। बताइए, किसकी बात चल रही है? डिजिटल, विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग। चलिए, इसका जो आंसर है 49। इसका क्या आंसर है? 49। 49वां स्थान जो है वो किसको दिया है? हाँ, भारत की बात चल रही है। हाँ, भारत की ही बात चल रही है इसमें। ठीक है, विश्व डिजिटल जो प्रतिस्पर्धात्मक जो रैंकिंग है, उसमें भारत को 49वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, 49वां स्थान प्राप्त हुआ है। ये जो है वो कौन सी कंपनी द्वारा दिया जाता है? लिख लीजिए। इंटरनेशनल, इंटरनेशनल संगठन है ये। ठीक है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट फॉर, फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, मैनेजमेंट डेवलपमेंट, मैनेजमेंट डेवलपमेंट, इसके द्वारा ये जो विश्व डिजिटल प्रतियोगितात्मक जो है ना, प्रतिस्पर्धात्मक जो रिपोर्ट है, वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा ये दी जाती है। ठीक है, इसमें 49वें स्थान पर, ठीक है, 49वें स्थान पर हम आए हैं। भारत का स्थान कहाँ है? 49वें स्थान पर है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें क्या क्या देखा जाता है? देखिए, कितने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपके पास है। ठीक है, आप कैसे अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ा पा रहे हैं, आपके पास क्या क्या माध्यम है, आप किस किस तरीके से अपने व्यापार को मतलब बढ़ा पा रहे हैं। ठीक है, डिजिटल माध्यम में आपके पास कितनी सुरक्षा है। जैसे हम किस में पीछे रह गए, आप देखिए कि जैसे हमारे पास साइबर क्राइम जो होते हैं ना, साइबर क्राइम आप जानते होंगे, जो डिजिटल माध्यम से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से जो क्राइम होते हैं, ठीक है, उन पे तो हमने बहुत ध्यान दिया। ठीक है, वो बहुत कई हद तक हमने कम कर लिए हैं। पर कहीं ना कहीं हम ऐसे पीछे रह गए हैं कि हम भविष्य की तैयारी के लिए पीछे रह गए हैं कि हम भविष्य में व्यापार, अभी फिलहाल तो हमारे व्यापार सही है, पर भविष्य के लिए व्यापार के लिए कोई हमारे पास तैयारी ज़्यादा नहीं है। कहीं ना कहीं हम उसके प्रति पिछड़ गए हैं। बाकी साइबर क्राइम पर हमने बहुत काम किया है। ठीक है, व्यापार अभी तत्काल में भी सही चल रहे हैं, पर आगे कोई तैयारी नहीं है। भविष्य में कोई डिजिटल माध्यम की कोई ऐसी तैयारी नहीं है कि भविष्य में हम व्यापार की बहुत अच्छी उन्नति हो पाए, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था और भी अच्छी हो पाए। इसके लिए हम पीछे रह गए, इसलिए हम 49वें स्थान पर आए हैं। ठीक है, और पूरी ऑल ओवर रैंकिंग पूरे देश कितने थे? 64। ठीक है, 64 रैंकिंग थी, उसमें से हमारा स्थान कौन सा आया है? 49। ठीक है, 49 आया है। चलिए, शायद आपको ऐसा लग रहा होगा मेरा थोड़ा अव्यवस्थित टाइप का, क्योंकि थोड़ी तबीयत सही नहीं है, घर में शादी है, इसी दिक्कतें चल रही हैं अभी। चलिए, थोड़ा सा आप एडजस्ट करिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फॉक्सकॉन ने किस देश में 1.5 अरब डॉलर का निवेश करने का ऐलान किया है? ठीक है, फॉक्सकॉन, ठीक है, फॉक्सकॉन ने किस देश में 1.5 अरब, ठीक है, 1.5 अरब का निवेश करने का ऐलान किया है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। भारत, श्रीलंका,
बांग्लादेश, भूटान। बताइए इसका आंसर क्या है? चलिए किसी को पता है तो बताएं। इसका जो आंसर है वो है भारत। क्या है? भारत। किसकी बात चल रही है? फॉक्सकॉन। फॉक्सकॉन की बात चल रही है और इसने क्या किया है? 1.5 अरब सॉरी डॉलर का निवेश करने का ऐलान किया है भारत के लिए। ठीक है। इसमें कुछ ऐसा ज़्यादा कुछ है नहीं, मैं इसी फिर भी नॉर्मल आपको बता दे रही। जो फॉक्सकॉन जो है, फॉक्सकॉन जो है वो आईफोन जो है ना, अपने जो आईफोन है, अभी आईफोन चल रहे हैं, उसकी जो कंपनी एप्पल, एप्पल जो आईफोन बनाती है उसकी ही सहायक कंपनी है क्या? फॉक्सकॉन। ठीक है, उसकी ही सहायक कंपनी है फॉक्सकॉन। उसी ने 1.5 अरब डॉलर जो है वो निवेश की है भारत में। ठीक है, वो निवेश क्या किए हैं, कहाँ पर किए हैं? भारत में किए हैं। ये उसकी सहायक कंपनी है। इसने क्या अपना स्वामित्व बढ़ाने के लिए अलग-अलग एरिया में निवेश करती जा रही है। अभी ये दक्षिण एशियाई देशों में अपना निवेश कर चुकी है। अब ये भारत की तरफ बढ़ रही है और इन्होंने अभी निवेश किए, अभी ये राशि लिख रही है, इतना निवेश किया है जिससे इनका स्वामित्व बढ़ सके। क्या है? कौन जो है वो कौन है? आईफ़ोन जो एप्पल है, आईफ़ोन की जो कंपनी है एप्पल, उसकी सहायक कंपनी है, साझेदारी कंपनी है। ठीक है? सहायक मान लीजिए या साझेदारी मतलब संधि के साथ। तो फॉक्सकॉन उसकी कंपनी है। ठीक है? अभी हमारे साथ भारत के साथ साझेदारी कर रही है या निवेश कर रही है। ठीक है? चलिए। हाल ही में किस आईआईटी ने सशस्त्र बलों के अधिकारियों के लिए ड्रोन तकनीकी प्रशिक्षण शुरू किया है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी मद्रास। बताइए। सशस्त्र बलों के अधिकारियों के लिए। ठीक है, किसके लिए? सशस्त्र बलों के अधिकारियों के लिए किस आईआईटी में उनके लिए ड्रोन प्रशिक्षण की शुरुआत की है? बताइए। चलिए इसका जो आंसर है वो आईआईटी गुवाहाटी। ठीक है, आईआईटी गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी में जो प्रौद्योगिकी संस्थान है, ठीक है, जो सशस्त्र बलों के जो अधिकारी हैं, ठीक है, जो सेनाओं के अधिकारी हैं, उनको क्या है 3 महीने के लिए ड्रोन प्रशिक्षण के लिए एक योजना चलाई गई है। 3 महीने के लिए ये ड्रोन प्रशिक्षण अपनी ट्रेनिंग लेंगे। उसमें क्या होगा, कहीं न कहीं हमारी ड्रोन जो ऊपर वायु से की जो सुरक्षा है, ठीक है, आकाश की जो सुरक्षा है, उससे सुदृढ़ होगी। और क्या होगा, जो अधिकारी जो रिटायर्ड हो जाते, निवृत्त हो जाते हैं, उनको एक अच्छा आगे के लिए एक भविष्य निर्माण करने के लिए एक योजना बनाई गई है कि जैसे वो सेवानिवृत्त हो जाएँगे, तो उनके लिए क्या करेंगे, वो जैसे ड्रोन का प्रशिक्षण दे दिया, तो उसी में वो ड्रोन का प्रशिक्षण लेंगे और उसको आगे कार्यरत रहेंगे, जब वो सेवानिवृत्त हो जाएँगे तब, ठीक है? तो उनकी 3 महीने के लिए ये ट्रेनिंग हो रही है, अधिकारी के लिए हो रही है कि वो सेवानिवृत्त होने के बाद इस ड्रोन को परिचालन करना सीख जाएँगे, जिससे हमारे कहीं न कहीं सेनाओं की सहायता होगी और सशस्त्र बलों में कहीं न कहीं इन चीज़ों की बढ़ोतरी होगी, ड्रोन आदि प्रशिक्षण में। चलिए, तो इसी के साथ ये किसके साथ है ये? कौन-सी आईआईटी है? आईआईटी गुवाहाटी में इसका आयोजन किया जा रहा है, मतलब उन्होंने ये ड्रोन प्रशिक्षण का आयोजन किया है। चलिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए फिर से किस देश को चुना गया है? ठीक है, फिर से किस देश को चुना गया है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका। बताइए, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की बात चल रही है। इसमें किसको चुना गया है? ठीक है, इसमें किसको चुना गया है ये बताइए। चलिए, इसका जो आंसर है वो है भारत। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन जो है उसके लिए, हाँ, उसके लिए जो चुना गया है दोबारा से भारत को ही चुना गया है। पहले आप इसका काम समझ लिए, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन जो है, उसमें क्या होता है, जितने भी जलयान हैं, उन पर यातायात के लिए नियंत्रण किया जाता है। जैसे जितने भी यान हैं, उन पर नियंत्रण रखा जाता है, ठीक है? देखा जाता है कौन कहाँ से क्या जा रहा है, उस पर पूरा नियंत्रण होता है। उसके लिए किसको चुना गया है? भारत के लिए चुना गया है। 10 देशों के शीर्ष पे थे जो 10 देश, ठीक है? इस संगठन में जो शीर्ष देश थे 10, उनमें उन 10 ने ही मिलके ये निर्णय लिया कि भारत इसके लिए योग्य है, इसको दोबारा से इसके लिए चुना जाए, ठीक है? तो इस बार दोबारा से फिर से, मतलब एक बार और पहले भारत रह चुका है, अब दोबारा से इसके लिए चुना गया है कि अंतर्राष्ट्रीय जो समुद्री
जो संगठन है, परिषद है, उसके लिए हम भारत के लिए चुन रहे हैं, वो ही नियंत्रित करेगा आप संगठन को, ठीक है। जितने भी यातायात के लिए जो साधन जा रहे हैं, ठीक है, उन पर नियंत्रण रखेगा। बाकी समुद्री और वो आयात निर्यात के लिए जो यान जाते हैं उन पर भी नियंत्रण करेगा। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की मनीषा पार्टी भारत की पहली वुमेन एड डी कैंप बनी है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंध्र प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। बताइए, बताइए इसका आंसर क्या है। चलिए, इसका जो आंसर है वो है उड़ीसा, ठीक है। जो मनीषा पार्टी जो है ना, वो कहाँ की है? उड़ीसा की, ठीक है। ये वायुसेना में एक अधिकारी के तौर पे थी। क्या थी? अधिकारी के तौर पे थी। स्क्वाड, स्क्वाड बोलते हैं इनको। देखिए, ये वायुसेना में क्या थी? वायुसेना में अधिकारी लेवल पे थी, अधिकारी, ठीक है, अधिकारी थी। इनको अभी फिलहाल अभी किसके पद पर नियुक्त किया गया है? वुमेन एड डी कैंप, ठीक है। किसके पद पर नियुक्त कर दिया गया है? वुमेन एड डी कैंप। ये भारत की पहली महिला ऐसी हैं जिनको ये पद मिला है। क्या है? वुमेन एड डी कैंप, ठीक है। ये भारत की पहली महिला है और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? उड़ीसा, ठीक है। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? उड़ीसा। और इनको जो सम्मान मिला है, मतलब ये पद ग्रहण किया है, इनको निशान मिला है, वो किसके द्वारा मिला है? मिजोरम के राज्यपाल के द्वारा। मिजोरम के राज्यपाल के द्वारा, ठीक है। मिजोरम के राज्यपाल के द्वारा इनको ये निशान मिला है या सम्मान दिया गया है। ये विशेष ध्यान रखें कि ये भारत की पहली ऐसी महिला है जिनको ये पद दिया गया है। वुमेन एट डी कैंप, ठीक है। वुमेन एट डी कैंप, इसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं एडीसी। एडीसी बनने वाली पहली महिला कौन है? मनीषा पाड़ी, जो है उड़ीसा, उड़ीसा से संबंधित है, ठीक है। और मिजोरम के जो राज्यपाल हैं उनका नाम क्या है? हरिबाबू कुंभपाल, ठीक है। क्या नाम है? कुंभपति है, ठीक है। हरि बाबू कंभपति, ठीक है। मिजोरम के जो राज्यपाल हैं उनका नाम क्या है? हरि बाबू कंभपति हैं। चलिए, कल का जो क्विज था उसका आंसर देख लीजिए। सूर्य किरण का यह 17वां संस्करण, ठीक है। ये जो अभी हमने जो पूछा था ना क्वेश्चन, कि जो 17वां संस्करण ये किस किस के बीच में होता है? सूर्य किरण जो है वो युद्धाभ्यास जो किस किस के बीच में होता है? 17वां संस्करण था। अंगे ज्योति उन्होंने कहा कि नेपाल, ये किसके बीच में है? नेपाल और भारत के बीच में, ठीक है। आपसे क्वेश्चन यही पूछा था कि सूर्य किरण जो युद्धाभ्यास है वो किस किस के बीच में, भारत और किसके बीच में? तो भारत और नेपाल के बीच में है, ये हमने पढ़ लिया था, ठीक है। ये 17वां संस्करण था। अभी कोई, है ना, ये साल कुछ जानने की ऐसी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये कहाँ पे हुआ था? नेपाली दस्ता पिथौरागढ़ रवाना हुआ था, ठीक है। ये से ठीक है। चलिए, चलिए, आज का जो क्विज है वो देख लीजिए। हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में चला, अच्छा, इसका नाम है ऑपरेशन शॉल की, ठीक है। ऑपरेशन शॉल की, आप इसको इसको बताना है आपको। ऑपरेशन शॉल की किस राज्य में चलाया है? हाल ही में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सोल की किस राज्य में चलाया है, ठीक है। इसका आंसर आपको बताना है। ये विशेष आप इसको पढ़ के आप अच्छे से इसका आंसर दें, ठीक है। इसका आंसर आप सभी को बताना है। चलिए, तो इसी के साथ आप फिर कल मिलते हैं। राधे राधे।